A very good morning and good afternoon to all of you. Today we are starting with the non-profit organization lecture 1. What is a non-profit organization? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो पिक्चर में किसके लिए आ रहा है सर? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आ रहा है. इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं सर, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है. इसका मेन मोटिव सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है. तो अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इट कैन बी अ कंपनी. यस सर, इट इज अ कंपनी. ये क्या रहती है? कंपनी रहती है जो कि पिक्चर में आ रही है, जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहती. उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है. तो अगर आपका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है तो आपको ईयर एंड पे क्या बनाने पड़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. आपको ईयर एंड पे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर मैं प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, एक सेकेंड, चलो. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन का बोलूं तो क्या क्या रहता है? कम ऑन सर, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग बनाते हैं. ट्रेडिंग के बाद क्या बनाते हैं? पीएनएल बनाते हैं. पीएनएल के बाद क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ट्रेडिंग का लास्ट अमाउंट क्या रहता है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा या ग्रॉस लॉस रहेगा. उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल अकाउंट में. तो पीएनएल अकाउंट का फाइनल फिगर या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ये कहां ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा. लास्ट में हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाती है? टैली हो जाती है. ये कब? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के बना रहे हो जो कौन से सेक्टर में? प्रॉफिट वाले सेक्टर में. इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ नॉन प्रॉफिट वाले का, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाते ही नहीं है सर. हम नॉन प्रॉफिट वाले पे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाते हैं सर? हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए प्रिपेयर नहीं करते हैं. हेलो, आ रही आवाज? ऑनलाइन स्टूडेंट, इट इज ऑडिबल? ओके तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए नहीं बनाते, ना ही कोई चीज हम खरीद रहे हैं ना ही कोई चीज हम बेच रहे हैं, तो ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन पीएनएल अकाउंट किस नाम से बनता है? विद द नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यहाँ पीएनएल अकाउंट बनाते हो लेकिन आप यहाँ अपना पीएनएल अकाउंट का नाम चेंज कर देते हो. नाम क्या हो जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सर अगर नेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो डेबिट साइड में सारी इनकम, क्रेडिट साइड में सारे एक्सपेंस. नहीं सर, नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है लेकिन डेबिट साइड में क्या आएंगे? सारे के सारे खर्चे आएंगे. क्रेडिट साइड में क्या आएगी? सारी की सारी इनकम आएगी. फिर उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? नहीं, यहाँ पे बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? यहाँ पे बैलेंस शीट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. यहाँ पे बैलेंस शीट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कॉमनली नोन एज विद द नेम ऑफ बैलेंस शीट. तो यहाँ पे हमें दो चीजें बनानी पड़ेगी. अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला तो पहला आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसमें आप या नेट प्रॉफिट निकालोगे या नेट लॉस निकाल. नहीं सर, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहां रहता है? पीएनएल अकाउंट में रहता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इफ द इनकम इज मोर एज कंपेयर टू योर एक्सपेंडिचर इट इज कंसिडर्ड एज अ सरप्लस. इफ योर एक्सपेंस आर मोर एज कंपेयर टू योर इनकम इट इज कंसिडर्ड एज अ डेफिसिट. यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं रहता है, यहाँ सरप्लस और डेफिसिट रहता है. वो सरप्लस और डेफिसिट कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल में या तो आप ऐड कर दोगे या माइनस कर दोगे. तो ये नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रिपेयरिंग वन अकाउंट एंड वन शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. सर कभी कभी हमें ये भी बोलता है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सर हम क्या बना रहे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे. तो ये मेरी रिसिप्ट साइड, ये मेरी पेमेंट साइड. क्या ये आपने कभी देखा है? कहां पे? कैश बुक में. ये कौन सा अकाउंट है? इट इज कॉमनली नोन एज विद द नेम ऑफ
कैश अकाउंट, इसे हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? कैश अकाउंट। जितने भी पैसे मिले ड्यूरिंग द ईयर कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड में दिखेगा। जितने भी पैसे पे किए ड्यूरिंग द ईयर कहाँ दिखेगा? क्रेडिट साइड में दिखेगा। डेबिट साइड इज ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड इज ऑल्सो नोन एज विद द नेम ऑफ पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट ये कोई नया अकाउंट नहीं है, ये आपका एक्चुअल कैश अकाउंट है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या करता है सर? इट गिव्स द समरी ऑफ अ कैश अकाउंट। सर व्हाट इज मीन बाय समरी? फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, मैं हर एम्प्लॉय को मंथ एंड में सैलरी देता हूँ, तो मैं क्या सैलरी 12 बार लिखूंगा क्या? नहीं, वहां पे कैश अकाउंट में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वहां पे क्रेडिट साइड में सैलरी आपने 12 महीने में 10 एम्प्लॉय को जितनी भी सैलरी दी है वो डायरेक्ट टोटल अमाउंट दिया हुआ रहेगा, यानी कैश अकाउंट की समरी दी हुई रहेगी, फुल फ्लेज कैश अकाउंट नहीं रहेगा। ठीक है, आपने जब एनपीओ पढ़ा तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए थे क्या? तो आपने पहले कभी नहीं पढ़े? पहला सब्सक्रिप्शन, दूसरा दूसरा डोनेशन, तीसरा वेल डन, तीसरा फंड, चौथा, पांचवा छठवा, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये हमारे 6 नई चीजें हैं जो कि आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी है, उसके अलावा आपने कहीं नहीं पढ़ी। इसमें से कुछ इनकम है, कुछ हमारी लाइबिलिटी है, कुछ हमारी एसेट है, कुछ हमारे एक्सपेंस है। तो अब कौन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन कौन सा अकाउंट है? ये जो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? सर सब्सक्रिप्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इट इज अ इनकम फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैं कौन हूं? मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं। अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उन्हें हर साल हमें क्या पे करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ेगी। सर व्हाट इज मीन बाय सब्सक्रिप्शन फीस? कैन यू गिव एग्जांपल? व्हाट इज मीन बाय सब्सक्रिप्शन फीस? एग्जांपल दे सकते हो? सीपी क्लब, तो वहां पे हम हर साल जो सब्सक्रिप्शन का पैसा देते हैं उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ? हाँ सर, कुछ यहाँ की चीजें हमें फ्री में मिलती है या कम रेट में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हम इस क्लब के क्या है? मेंबर है, और एज अ मेंबर हमें क्या पे करना पड़ रहा है? सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ रहा है। नेटफ्लिक्स पता है आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आपको अगर नेटफ्लिक्स खरीदना है तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको उसका क्या बनना पड़ता है? मेंबर बनना पड़ता है। अगर आप एक बार मेंबर बन गए तो फिर क्या आप कभी मेंबर नहीं रहोगे क्या? नहीं, यानी वापस नॉर्मल इंसान नहीं बन सकते? बन सकते। अगर मैंने नेक्स्ट ईयर क्या पे नहीं किया? सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। अगर मेरे को वो सर्विसेज कंटिन्यू रखनी है तो मेरे को उसका हर साल क्या पे करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन अमाउंट बार 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 पे करना पड़ेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? सर सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हर साल मिलने वाली है। वो एक साल नहीं मिलेगी, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगी, उसके आने वाले भी साल भी मिलेगी, क्योंकि आपको अपना मेंबरशिप रिन्यू करवाते रहना पड़ेगा, करवाते रहना पड़ेगा, करवाते रहना पड़ेगा। जो आप अपना मेंबरशिप रिन्यू करवाते हो बाय पेइंग सच अमाउंट, दिस अमाउंट इज नोन एज विद द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ इनकम फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं अपन। ये मेरा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। आपको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिला, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिला तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा? कैश अकाउंट लिख दूंगा। ठीक है,
आई एम इन 2018, मैं 2018 में हूँ, मेरा पिछला साल था 2017, मेरा अपकमिंग ईयर है 2019, मेरा पिछला साल था 2017, मेरा अपकमिंग ईयर है 2019। ऑल ऑफ यू ऑडिबल? चलो सर, मेरा करंट ईयर है 2018, मेरा प्रीवियस ईयर है 2017, मेरा अपकमिंग ईयर है 2019। माय ईयर स्टार्ट्स ऑन, कम ऑन, 1st January 2018 एंड्स ऑन 31st December 2018। मेरे को पिछले साल सब्सक्रिप्शन के 5,000 रुपए नहीं मिले। इट इज माई एसेट और लाइबिलिटी। मेरे को पिछले साल यानी 2017 में मेरे को सब्सक्रिप्शन के 5,000 रुपए मिल जाने चाहिए थे, जो कि मेरे को नहीं मिले। शायद वो हमें 2018 को मिल सकते हैं। यानी पिछले साल का पैसा अगर आपको करंट ईयर मिलने वाला है तो दिस इज कंसिडर्ड योर एसेट। इट इज नोन एज विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इट इज नोन एज विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन सर ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? पिछले साल 5,000 क्लोजिंग था कि ओपनिंग था? पिछले साल क्लोजिंग था, तो करंट ईयर वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है? एसेट है। एसेट ओपन ऑन डेबिट साइड, क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सर आप कौन सा अमाउंट लिखोगे? ध्यान से सुनना, यहाँ से आप कौन सा अमाउंट लिखोगे? हम कौन से ईयर में? 2018 में है। 2018 के पहले जितना भी पैसा मेरे को नहीं मिला है, इट इज रिटन विद द नेम ऑफ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2018 के पहले अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मिला है तो उसे आप क्या नाम से लिखेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वो 2017 का भी हो सकता है, वो 16 का भी हो सकता है, वो 2010 का भी हो सकता है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करंट ईयर के बिगिनिंग में अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, इट इज कंसिडर्ड योर ओपनिंग एसेट। ओपनिंग एसेट ओपन्स ऑन डेबिट साइड, क्लोजेस ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद अगर कोई एसेट डेबिट में ओपन हो रही है तो क्लोज कहां होगी? क्रेडिट में। जब ये क्रेडिट में क्लोज होगी तो किस नाम से लिखेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें अप टू 2017 2017 तक जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो यहां तक दिखेगा। और यहाँ पे अप टू 2018 के एंड में जितना भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पूरा का पूरा यहां दिखेगा। करंट ईयर ओपनिंग में नहीं आता है, क्लोजिंग में आता है। जो आपका करंट ईयर है उसका अमाउंट कभी भी ओपनिंग में नहीं आएगा, वो कब आएगा? क्लोजिंग में आएगा। यहाँ पे एक और आता है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। सर ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब? सर ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब 2018 के सब्सक्रिप्शन के पैसे मेरे को कब मिल गए? 2017 में मिल गए। 18 के पैसे आपको कब मिले? 2017 में मिल गए। तो सर हमें 17 में 18 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल गया। ये हमारे लिए क्या है? एडवांस है। सर ये एडवांस क्यों है? बिकॉज वी आर लाइबल टू गिव द सर्विसेज। हमें पैसे 17 में मिल गए लेकिन हमें सर्विस कब देनी है? 18 में देनी है, क्योंकि 18 का पैसा कब मिल रहा है? 17 में मिल रहा है। यहाँ पे आता है अप टू 2017। 2017 तक आपको जो भी एडवांस अमाउंट मिला है अपकमिंग ईयर का, वो 18 का भी हो सकता है, वो 19 का भी हो सकता है, वो 20 का भी हो सकता है। अगर ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी ओपन्स ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है? डेबिट। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। सर इसमें कब तक का आएगा? 2018 तक आपको जो भी एडवांस मिला है वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। 2018 तक जो भी एडवांस मिला। सर क्या ऐसा हो सकता है 2017 में हमें 18 का भी एडवांस मिला, 19 का भी एडवांस मिला? हाँ हो सकता है। तो कहां दिखेगा? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन में दिखेगा। क्या फिर वो अमाउंट क्लोजिंग में भी दिखेगा? हाँ, क्योंकि 2019 का एडवांस अमाउंट आपको कब मिल गया था? 2018 या उसके पहले मिल गया था, तो आपको क्लोजिंग में दिखाना पड़ेगा। सर ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, कैश ड्यूरिंग द ईयर दिया है, क्या निकल जाएगा सर?
PNL निकल जाएगा, लेकिन हम यहाँ PNL के नाम से लिखते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ किस नाम से लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखते हैं। इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपके 10 मार्क के एनपीओ के क्वेश्चन में 101% पूछेगा। कोई दूसरा अकाउंट पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछेगा आपसे। इसकी एक दो प्रैक्टिस करते हैं। किसी को ये अकाउंट कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो ये आपके पास लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं। ऑनलाइन वालों आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नो इश्यू। चलिए, ये लिखना है, लिखा हुआ है, लिखा है ना? फिर चलो राइट डाउन ए क्वेश्चन। ओके सर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 2020-2021 ये हमारा कौन सा ईयर है? ये हमारा करेंट ईयर है। कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन, कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन 3,95,000, cash received for subscription 3,95,000, outstanding subscription on 31st March 2020 1 lakh, outstanding subscription on 31st March 2021 20,000, advance subscription on 31st March 2021 5,000. Calculate amount transfer to income and expenditure account of subscription. Account बना के करोगे. Calculate the amount transfer to income and expenditure account for the year 2020 and 2021. सर हमारा करंट ईयर क्या है? हमारा करंट ईयर है 2021, यानी ईयर स्टार्ट ऑन 1st April 2020 एंड्स ऑन 31st March 2021. कैश रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, हमें ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन के कितने पैसे मिले? 3,95,000 मिले। सर सब्सक्रिप्शन का पैसा आउटस्टैंडिंग था, सर ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। सर ओपनिंग में अमाउंट कितना आएगा? 1,00,000 रुपए। क्लोजिंग में कितना आएगा? 20,000, क्योंकि ओपनिंग में डेट दी हुई थी 31st March 2020। सर ये तो पिछले साल की क्लोजिंग है ना, पिछले साल का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या रहेगा? ओपनिंग रहेगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली अकाउंट बनाना था। आपका अकाउंट कुछ इस तरह दिखेगा, ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओपनिंग outstanding subscription how much? 1,00,000 rupees. Closing outstanding subscription how much? 20,000 rupees. Cash received during the year, तो कैश के नाम से कितना लिख दूंगा? 3,95,000. एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला है, ओपनिंग वाला नहीं है। ओपन्स ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजेस ऑन डेबिट साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 3,10,000 रुपए। 3,10,000 is your balancing figure. This amount will be transferred to income and expenditure account के which side? सर यहाँ डेबिट हुआ है तो वहां पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। जमेगा? दिस इज द इजी वन। चलते हैं अब अच्छे वाले पे चलते हैं। कैश रिसीव्ड
दिखाओ निकाल के। कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020-21, 19-20 की 20,000, 20-21 की 3 लाख, 21-22 की 20,000। ऑन 19-20 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹30,000. There are 350 member, each paying ₹1,000. Calculate outstanding subscription on 31st March 2021. निकाला। पहले तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखना है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ओके लिखा है, सॉल्व कर लेंगे, बहुत बहुत पड़ेगा। अच्छा किसी का आ गया हो तो बताइए। क्या सर? फुल टेस्ट के पहले टेस्ट लोगे क्या? कोशिश करूंगा सर, अगर मिला तो इफ पॉसिबल ले लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा सर, लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना। हाँ सर कर लिया है, कर लिया है, कर लिया है, नो इश्यू सर। बताऊंगा, सब बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। इच्छा तो है 3 टेस्ट लूं 3 ब्रेकअप पे, लेट्स सी, प्लान करता हूं सर। चलिए इसका आंसर निकला 50,000 नहीं, 60,000। कौन था ये? 60,000, 60,000 वाले कौन थे? हाथ खड़े करे। 60,000, 60 आया, 60, 60, 60,000 इज द करेक्ट आंसर, 60। अक्षदा हरिदास 60 आया सर। ये 60 आया कैसे? आया सर, 60 आया कैसे? पहले तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दिस इज माय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा? कैश। कितने रुपए? हाँ कितना? सर ड्यूरिंग द ईयर पैसे कितने मिले? सर ड्यूरिंग द ईयर पैसे मिले 3,40,000, तो कैश के नाम से पैसे भी कितने लिखूंगा? 3,40,000 ही लिखूंगा। तो यहाँ पे कैश में कितने आ जाएंगे? 3,40,000, ठीक है सर। 3,40,000, इसमें से जो 20,000 है वो पिछले साल के हैं जो कि मेरे को करंट ईयर मिले हैं, और 20,000 वो है जो आने वाले साल के जो कि मेरे को करंट ईयर में मिले हैं। तो जो आने वाले साल का है वो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगर आपको करंट ईयर अपकमिंग ईयर का एडवांस मिल रहा है, यानी वो कौन सा बैलेंस में आएगा? क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस में कितना आ जाएगा सर? 30,000। क्या हमें क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है? हाँ इजिली दिया हुआ है। ऑन 1920 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू हाउ मच? 30,000 रुपीज। यानी आपका एडवांस क्या है? आउटस्टैंडिंग कितना है सर? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 30,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 30,000। ओके सर। फिर उसके बाद उसने क्या बोला? कितने मेंबर है? 350। कितने पैसे मिलने चाहिए? 1,000। यानी कम से कम ड्यूरिंग द ईयर मेरे को सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट मिलना चाहिए था? 3,50,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाता है सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट जाता है जो मेंबर्स पे करते हैं। नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट जाता है जो ड्यूरिंग द ईयर की इनकम है, भले आपको वो मिली हो कि नहीं मिली हो, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हमें क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दिया हुआ था? हाँ सर। कितने रुपए? 3,50,000। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला, आपका बैलेंसिंग फिगर कुछ तो भी भलता आया, तो हमेशा याद रखना क्रॉस चेक करना। सर क्रॉस चेक कैसे करूं? पिछले साल कितने रुपए मिलने बाकी थे? कम ऑन, पिछले साल कितने बाकी थे? 30,000। पिछले साल के पैसे मिले ही कितने हैं? 20,000। यानी 10,000 अभी भी मिलना बाकी है। हाँ 10,000 अभी भी मिलना बाकी है। करंट ईयर कितना मिलना चाहिए था? 350 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 3,50,000 मिलना चाहिए था। करंट ईयर मेरे को मिला ही कितना है?
3 लाख मिला है, 3,40,000 नहीं, क्योंकि 3,40,000 में 20,000 पिछले साल के, 20,000 अपकमिंग ईयर के। करंट ईयर के कितने हैं सर? करंट ईयर के 3 लाख ही है। करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए था सर? करंट ईयर का पैसा आना चाहिए था 3,50,000। करंट ईयर का पैसा कितना है? 3 लाख। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000। सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 10,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 50,000। तो करंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 60,000। तुमको ऐसे एडजस्टमेंट देगा, ये वो जो पहले वाला अपन ने किए थे वो ना देगा तुमको, तुमको वो ऐसे एडजस्टमेंट देगा। जमेगा? हाँ। क्या? एक बार फिर से बताऊं? ठीक है, सुनिए ध्यान से। ये मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, इसमें मेरे को क्या दिया हुआ था सर? सबसे पहले मेरे को ड्यूरिंग द ईयर कैश कितने मिल रही है ये दिया हुआ था। ये कैश में बाइफरकेशन किया हुआ था कि ये कौन से ईयर के, ये कौन से ईयर के, ये कौन से ईयर के। मेरे को कैश के लिए मतलब नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पैसा है मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिख दूंगा। पैसे मिलने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितने रुपए लिख दिया? 3,40,000 लिख दिया। 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 20,000, तो टोटल हो गया 3,40,000 रुपए। उसके बाद नीचे पढ़ा तो क्वेश्चन में मेरे को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ ही था कि ऑन 2020 19-20 19-20 में कितने रुपए मिलने बाकी थे? 30,000। अगर पिछले साल 30,000 मिलने बाकी है तो करंट ईयर का वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आया? 30,000। उसके बाद मेरे को नीचे दिया हुआ था मेरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर है? 350। हर एक मेंबर से कितने रुपए लेता हूं? 1,000 रुपए। तो आपने टोटल अमाउंट कितना लेना चाहिए था? 3,50,000। तो आपकी ड्यूरिंग द ईयर की टोटल इनकम कितनी है? 3,50,000। तो वो तो डायरेक्टली दिया हुआ था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने चले जाएंगे? 3,50,000 चले जाएंगे। लेकिन ये जो कैश का बाइफरकेशन दिया हुआ था ना, उसी में एडवांस छुपा था, उसी में ही आउटस्टैंडिंग छुपा था। कैश में बाइफरकेशन दिया था कि पहले वाले 20,000 कौन से ईयर के थे? पिछले साल के। तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे कितने? 30,000। पिछले साल के मिले कितने? 20,000। यानी पिछले साल के अभी भी कितने बचे हैं? 10,000 बचे हैं। ठीक है। करंट ईयर मिलना कितना चाहिए था? 3,50,000। करंट ईयर मिले कितने हैं? 3 लाख ही मिले, क्योंकि करंट ईयर के नाम से फॉर 2020-21 के नाम से कितने रुपए लिखे हुए हैं? 3 लाख ही लिए। करंट ईयर मिलना चाहिए था 350, करंट ईयर मिला कितना है? 3 लाख। तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? 50,000। पिछले साल का 10, करंट ईयर का 50, टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। सर ये क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कहां से आया? क्या ये कैश में अपकमिंग ईयर की कैश है? हाँ सर, हमें करंट ईयर अपकमिंग ईयर का एडवांस मिला है, तो वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। वो मेरे लिए अगर लाइबिलिटी है तो मेरे को कहां शो करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। इट इज माई क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। जमेगा? लास्ट ईयर प्रीपेड था ही नहीं। लास्ट ईयर का 30,000 नहीं मिला था, 20,000 मिल गया। तो लास्ट ईयर की उधारी कितनी थी? 30,000। 20,000 मिल गए तो लास्ट ईयर की उधारी कितनी बची? 10,000। खत्म कर दी ना उधारी। 20,000 से उधारी खत्म कर दी ना, वहां 30,000 थोड़ी ना लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में तो सिर्फ 10,000 ही लिया है, क्योंकि 10,000 नहीं मिले और करंट ईयर के 50,000 नहीं मिले, तो टोटल हो गए 60,000। जमेगा? तो ये छोटा सा था सब्सक्रिप्शन। इससे वाहियात नहीं पूछेगा आपको सब्सक्रिप्शन में। इसके बाद एक चीज आती है, कितने टाइप के होते हैं डोनेशन? कितने टाइप के होते हैं? 3। वेल डन। सर डोनेशन कहाँ लिखा हुआ रहता है? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में डोनेशन लिखा हुआ है 25,000 रुपए, और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में यानी रिसिप्ट साइड में सिर्फ आपको लिख के छोड़ दिया उसने डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर 25,000। मेरे को ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन मिला, कितने रुपए का मिला? 25,000 रुपए का मिला। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इफ नॉर्मल डोनेशन दिया हुआ है और डोनेशन के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज नॉर्मली ट्रीटेड एज अ
जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन यानी ये पैसा मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जनरल डोनेशन जनरली जाता कहां है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। आपको ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन मिला, उस डोनेशन के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि डोनेशन किस पर्पस के लिए मिला है, कि आपको ये पर्पस के लिए डोनेशन मिला, आपको डोनेशन को कैपिटलाइज करना चाहिए, आपको डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बोला, डोनेशन लिख के छोड़ दिया। अगर डोनेशन लिख के छोड़ दिया तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ जनरल डोनेशन, और जनरल डोनेशन को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं। ये हो गया नॉर्मल। अब होता क्या है, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ पे थर्ड फोर आइटम लिखी हुई रहती है, डोनेशन, आपको एक एक्स 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 अमाउंट मिला, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहता है कभी कभी डोनेशन इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, डोनेशन इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब इफ इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट तो हमें डोनेशन को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये नहीं भी बोलता तो भी हम कहां करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो लिख देता है डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। तो व्हाट इज मीन बाय कैपिटलाइज, अगर उसने बोला डोनेशन को आपको कैपिटलाइज करना है, यानी आप डोनेशन को कहां लिखेंगे, आप डोनेशन को लिखेंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में, कहां ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। अगर उसने बोला कि आपका डोनेशन क्या हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल के अंदर क्या कर दूंगा, डोनेशन को ऐड कर दूंगा। सर मेरे को डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर मिला 30,000 का, मेरे को डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर मिला 30,000 का, और यहाँ एडजस्टमेंट में बोला है 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। मेरे को, आप रजिस्टर मत पलटो, कहीं नहीं दिखेगा, समझ ले बेटा। सर मेरे को डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर मिला 30,000 का, 50% इज टू बी कैपिटलाइज। अगर 50% इज टू बी कैपिटलाइज नहीं बोला रहता तो मैंने कहां डालना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में डोनेशन कितने रुपए लिख देता था, 30,000 रुपए लिख देता। लेकिन यहां इसने क्या बोला, 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, यानी 50% कहां दिखना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए। 50% कहां दिखना चाहिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर देना है। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, अगर क्वेश्चन में बोला है डोनेशन को आपको कैपिटलाइज करना है, पूरा कैपिटलाइज करना है, तो पूरी अमाउंट उठाओ, कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो। लेकिन उसने बोला थोड़ा कैपिटलाइज करो, यानी थोड़ा ही बोलेगा, 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, इसका मतलब 50% को कैपिटलाइज नहीं करना है। 50% हमारा कौन सा डोनेशन रहेगा, जनरल डोनेशन रहेगा। जनरल डोनेशन कहां ट्रांसफर किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे माइनस कैपिटलाइज कितना, 15,000 रुपए, तो यहाँ नेट आउटर में कितना दिखेगा, 15,000। और बैलेंस शीट बनाओगे उसमें कैपिटल अकाउंट लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे क्या, डोनेशन, कितने रुपए, 15,000 रुपए। इसे बोला जाता है कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज करना है ना, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में उस डोनेशन की अमाउंट को क्या कर देना, ऐड कर देना। और एक तीसरा, specific donation. Sir, what is meant by specific donation? I am giving you donation for the construction of building. क्या मैं इसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस के लिए यूज कर सकता हूँ, नहीं, यू आर लाइबल टू यूज दिस अमाउंट ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन है कि मैं तेरे को डोनेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं किस पर्पस के लिए दे रहा हूं, ताकि तू तेरी बिल्डिंग बना ले, ताकि तू तेरा पवेलियन बना ले, ताकि तू तेरी मशीन को इंस्टॉल कर ले, ताकि तू जमीन खरीद ले। आई एम गिविंग यू डोनेशन टू क्रिएट अ एसेट, आई एम गिविंग यू डोनेशन टू क्रिएट अ एसेट। इसे बोला जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन कहां लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड में। क्यों क्यों, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इससे तो मेरी एसेट बन रही है ना, तो मैं लायबिलिटी में क्यों लिख रहा हूं। मेंबर्स बिजनेस की है, हाँ वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। हाँ हाँ, तो वो अभी मेरे लिए करंटली लायबिलिटी क्यों है,
इफ इट इज अ स्पेसिफिक पर्पस तो भी हमारे लिए लाइबिलिटी क्यों है? हाँ सर, बोल बोल। हाँ, वेल डन सर। वो हमारे लिए लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज यू आर लाइबल टू यूटिलाइज दैट फंड ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आप उसे और कोई चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए वो आपकी लाइबिलिटी। बिकॉज यू आर लाइबल टू यूज दैट अमाउंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यू आर लाइबल टू यूज दैट अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ लैंड, यू आर लाइबल टू यूज दिस अमाउंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। इसलिए स्पेसिफिक डोनेशन आपके लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। सर अगर वो मेरे लिए लाइबिलिटी है तो क्या मैं कैपिटल में ऐड करके दिखाऊंगा क्या? नहीं। जैसे लाइबिलिटी साइड में अपन क्रेडिटर्स लिखते हैं, बिल्स पेबल लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखते हैं, लोन लिखते हैं, वैसे एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी लिखेंगे, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग so and so amount, donation for installation of machine so and so amount, donation for purchase of land so and so amount। तो डोनेशन आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होता है। एक होता है जनरल डोनेशन, यानी डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इट इज ट्रीटेड एज अ जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी यूज कर सकते हो, और आप उसे क्या ट्रीट करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे। ये अमाउंट कहां ट्रांसफर किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया जाएगा। हाँ सर। नहीं, थर्ड पार्टी को नहीं, फंड हो गया सर वो। नहीं, it is a fund. There is a big concept between donation and fund. Donation is normally given for the construction, for the creation of asset. Fund is not given for the creation of asset. Fund is given for the particular activity. डोनेशन एक एसेट को क्रिएट करने के लिए दिया जाता है, फंड एक एसेट को क्रिएट करने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली टर्म्स में अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो डोनेशन और फंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप थेरोटिकली जाओगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। फंड एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मिलते हैं। चंदा यानी फंड होता है, डोनेशन नहीं होता है। आप गणेश चतुर्थी में चंदा मांगते हो, वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मांगते हो। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वी आर asking some amount, it is a donation. Anybody from Marwadi family? Yes sir. Rajasthan? नहीं, from Rajasthan basically। नहीं, गुजराती? गुजराती। अपने यहाँ हॉल बनता है, भवन बनता है, भवन। तो ये भवन सौजन्य, ऊपर नेम प्लेट लगी रहती, कमरे के अंदर घुसने से पहले ऊपर नेम प्लेट लगी रहती। इट्स अ डोनेशन बाय दैट फैमिली फॉर दिस हॉल। ये डोनेशन होता है विच इज क्रिएट योर एसेट। बहुत डिफरेंस है दोनों में। डोनेशन नॉर्मल नॉर्मल डोनेशन मिल रहा है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ जनरल डोनेशन, एंड जनरल डोनेशन विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर उसने डोनेशन को कैपिटलाइज करने के लिए बोला है तो पूरा कैपिटलाइज करने बोला है, पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर लो। थोड़ा कैपिटलाइज करने के लिए बोला है तो सर बचा हुआ क्या रहेगा? बचा हुआ जनरल डोनेशन रहेगा। जो थोड़ा सा अमाउंट है वो मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में। जैसे आप सरप्लस और डेफिसिट प्लस माइनस करते हो वैसे ही आप डोनेशन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। लेकिन एक आपको डोनेशन मिलता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, उसे आप क्या ट्रीट करोगे? लायबिलिटी। बिकॉज ये डोनेशन आप तभी यूटिलाइज कर सकते हो जब आप उस चीज के लिए खर्चा कर रहे हो। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर द परचेज ऑफ मशीन, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, फॉर द परचेज ऑफ प्लांट। इफ देयर इज लेक्चर गेटिंग रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड, नो इश्यू। नेक्स्ट, अब क्या आएगा? हेलो सर, लिखते वक्त बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल लाइफ में अपन उसको फंड और डोनेशन को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन इसका थेरोटिकल मीनिंग बहुत अलग होता है सर। नेक्स्ट, फंड नॉर्मली आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, आपको किसके लिए मिलता है? क्रिकेट टूर्नामेंट। क्या हुआ, कुछ और लिखा है सर ने? सर ने कुछ और लिखा है? क्या हो गया? ये बोले सुबह से ही दिन खराब है। चलिए, फंड नॉर्मली आपने अपने क्वेश्चन में देखा होगा, आपको क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है, आपको फंड मिला। मान के चलो क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आपको फंड मिला, कितने रुपए? 5 लाख रुपए। ये फंड आपको कब मिला? ये फंड आपको मिला 1 मार्च 2020 को। मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, एंड होता है 31
दिसंबर को मेरे को फंड मिला 1 मार्च 2020 को क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के लिए। क्या मैं ड्यूरिंग द ईयर क्रिकेट टूर्नामेंट करा सकता था? दिमाग लगाना। नहीं, कोविड चालू था। दिमाग लगाना बोला था ना मैंने। मैंने बोला था दिमाग लगाना, बरोबर डेट ली भाई, 1 मार्च। हाँ बराबर, तो 23 मार्च से लॉकडाउन हो गया था। तो भैया ये पैसा ऐसे ही पड़ा था मेरे पास, ये पैसा मेरे पास ऐसे ही पड़ा था। मेरे को डोनेशन मिला तो मैंने एंट्री क्या पास की, सॉरी मेरे को फंड मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिकेट टूर्नामेंट फंड, कितने रुपए? 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख मेरे को पैसे मिले, फंड में भी 5 लाख। ये 5 लाख में से मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ड्यूरिंग द ईयर आप क्रिकेट टूर्नामेंट करा सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहे थे। तो मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एंट्री क्या होगी? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 3 लाख रुपए। मेरे पास कितने पैसे बचे? गलत, मेरे पास कितने पैसे बचे? 5 लाख। मेरे पास पैसे कितने बचे? मेरे पास फंड के कितने रुपए? मेरे पास 5 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो इन्वेस्टमेंट तोड़ दूंगा ना। फंड खत्म हुआ है क्या? नहीं, आपने 2 लाख बोल के फंड खत्म कर दिया था 3 लाख से। आपका फंड खत्म नहीं हुआ, फंड आपके पास अभी भी कितना है? 5 लाख रुपए। ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, इस इन्वेस्टमेंट पे मेरे को रिटर्न मिला 30,000 रुपीज। क्या ये मेरी कमाई है? क्यों? अरे भाई, ये फंड का पैसा 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर मेरे को 30,000 इंटरेस्ट ऑन क्रिकेट टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट मिला। तो ये जो 30,000 रुपए मेरे को मिले, क्या ये 30,000 रुपए मैं इनकम एंड लिखूंगा? नहीं, आप ये 30,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते। अगर आपको इसके अगेंस्ट रिटर्न मिल रहा है, तो आपने कौन सा पैसा इन्वेस्ट किया था? फंड वाला पैसा इन्वेस्ट किया था। अगर फंड वाला पैसा आप इन्वेस्ट करके कोई कमाई कर रहे हो, तो उसके वजह से बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्या? फंड बढ़ेगा। 30,000 मैंने नेक्स्ट मार्च में, मार्च को क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई। ठीक है, मेरे को क्रिकेट टूर्नामेंट में खर्चा आया 6,40,000 रुपए का। मेरी क्रिकेट टूर्नामेंट में कमाई हुई 1,20,000 की। मेरा खर्चा कितना क्या आया? 6,40,000। मेरी कमाई कितनी हुई? 1,20,000। ठीक है, कभी कभी वो आपको 3 या 4 मार्क के लिए, सॉरी, फंड अकाउंट बनाने को बोलता है। What will be the treatment of fund in the balance sheet और prepare fund account? आप बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट दिखा सकते हो, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। तो सर फंड मेरे लिए क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी, बिकॉज आई एम लाइबल टू यूटिलाइज दैट फंड फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी। ओपनिंग फंड, ओपनिंग फंड मेरा कितना है? 5,30,000 रुपए। ईयर एंड हो गया था, 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, इंटरेस्ट अर्न कर लिया था, तो फंड बढ़ गया उसके वजह से। फिर मेरे को फंड की वजह से क्या हुई? कमाई हुई। तो भैया पैसे आए, कितने पैसे आए? 1,20,000 रुपए आए। मेरे को फंड की वजह से खर्चा कितने का लगा? 6,40,000 का खर्चा लगा। क्या फंड 1,000? ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? साइड क्रिकेट टूर्नामेंट फंड के नाम से कितने रुपए लिख दूंगा? 10,000 रुपए लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूं? फंड था कितना? 5,30,000। और कमाई कितने की हुई? 1,20,000 की। तो फंड हो के हुआ कितना? 6,50,000। हमने खर्चा कितने का कर दिया? 7,40,000। अरे ये खर्चा है ना, खर्चा कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसको अपने फंड अकाउंट में क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए क्या मिला हुआ था? फंड मिला हुआ था। तो पहले फंड अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अगर एक्सेस खर्चा हुआ तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आपके पास फंड कितना था? 6,50,000 का। तो आप खर्चा भी कितने का कर सकते थे? 6,50 का कर सकते थे। आपने मचा के
या तो आए नहीं आएगा या क्लोजिंग बैलेंस आएगा। मैच फंड अकाउंट बना के भी बना सकते हो, और एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। अगर उसने डायरेक्ट आपको बोला शो द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाएंगे ये भी बता देता हूँ। आ गया। अगर मैं मैच फंड बना के करूं, तो सबसे पहले ये मेरा मैच फंड, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? सर ओपनिंग मैच फंड इज 2 lakhs। ओपनिंग मैच फंड कितना है? 2 लाख रुपए है। फिर हमें कितने का खर्चा हुआ सर? 3,40,000 का खर्चा हुआ। खर्चे की एंट्री क्या रहेगी? मैच फंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश के नाम से एक्सपेंस बुक कर देंगे। कितने रुपए? 3,40,000। हमें कमाई भी हुई है। हाँ सर। कितने की कमाई हुई है? 72,000 की क्या हुई है? कमाई हुई है। हमें एडिशनल फंड भी मिला है। हाँ सर। कितने का मिला है? 30,000 का। 20,000, 30,000 का हमें क्या मिला है? सर एडिशनल कैश भी मिला है। तो सर हमारे पास टोटल फंड कितने का था? सर हमारे पास टोटल फंड था 3,02,000 रुपए का। हमारे पास टोटल फंड कितना था? 3,02,000 का। हमने खर्चा कितने का किया? 3,40,000 का किया। तो एक्सेस अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितने रुपए? 38,000। ये एक तरीका। फंड, मैच फंड, इन कितने रुपए लिख दूंगा? सब में आ जाएंगे लाख रुपए। प्लस एडिशनल जो कैश आई वो ऐड कर दूंगा। एडिशनल कैश कितनी आई? 30,000। प्लस एडिशनल कमाई कितनी हुई? 72,000। माइनस खर्चा कितने का हुआ? सर खर्चा हुआ कितना? 3,40,000। तो यहाँ क्या अमाउंट नेगेटिव में दिखेगा? नहीं। क्या अमाउंट नेगेटिव में दिखेगा? नहीं। आप यहाँ 3,40,000 का खर्चा बुक नहीं कर सकते हो। आप यहाँ मैक्सिमम खर्चा कितना बुक कर सकते हो? 3,02,000 का खर्चा बुक कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नील। इसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर करूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मैच एक्सपेंस के नाम से। कितने रुपए? 38,000। सो मच एंजॉय। बाय बाय। कल अपन फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी, किसको बेस लेना, कल की क्लास में देखेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। एंजॉय। बाय बाय।